कांग्रेस और बाकी के अलायंसेस का कहना है कि बीजेपी ईवीएम हैक करके सारे इलेक्शन जीत जाती है और इसलिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ कैंपेन करेंगे ताकि ईवीएम की जगह पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो सके। चलो ठीक है भाई, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ईवीएम हैक होता है। तो ईवीएम हैक हो सकता है पे बिलीव करने वालों से मैं कहना चाहूंगा कि यार तुम लोग तो बेकार में ही इलेक्शन कैंपेन कर रहे हो यार। इन सब चीजों में कितना ज्यादा पैसा खर्च होता है कि नहीं। पहले टेंट बनवाओ, लोगों को पैसा बांटो, रैली करो, धूप में राहुल गांधी से चाइल्ड लेबर करवाओ, हजारों करोड़ों रुपए खर्च करो और फिर भी इलेक्शन हार जाओ। तो यार तुम लोग एक काम क्यों नहीं करते हो, इतने पैसों से दुनिया का सबसे खतरनाक हैकर हायर करो और सारे ईवीएम हैक कर लो। और जब ईवीएम हैक हो सकता है तो हैक करके ही जीत जाओ। इतना क्या सोचना है। पैसे की कमी तो वैसे भी कांग्रेस की दया से नहीं है। इतने सारे स्कैम पे स्कैम किए हैं, बोफर्स स्कैम से लेके 2G स्पेक्ट्रम स्कैम तक। फिर तुम्हें ईवीएम हैक करके जीतने से आखिर रोक कौन रहा है। अच्छा, ढंग का हैकर नहीं मिल रहा है क्या? अरे मिस्टर राठी से हैक करवा लो यार, वो तो पिछली बार OTP से ईवीएम हैक कर रहा था। उससे बड़ा हैकर तुम्हें और कहां मिलेगा। सोच कर देखो कि अगर राहुल गांधी ईवीएम के अगेंस्ट में कैंपेनिंग करेंगे तो भाषण में वो क्या बोल सकते हैं। जब आप इस तरफ से बटन दबाते हैं तो आपका वोट सीधा मोदी जी की जेब में चला जाता है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और मैं सोचता हूं कि हमें एक ऐसी मशीन बनानी चाहिए कि इस तरफ से वोट डालो और दूसरी तरफ से मैं साक्षात आपको खड़ा मिलूं, आपका प्रधानमंत्री बनकर। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देश को एक नए नेतृत्व की जरूरत है। और ये जो ईवीएम है ना, इसको मोदी जी ने हैक कर लिया है। और कैसे हैक किया है ये आपको मैं बताता हूँ। मोदी जी ने अडानी को पैसे दिए और अडानी ने अपनी बिजली से इस ईवीएम की बैटरी को चार्ज किया और इसलिए इस ईवीएम से सिर्फ और सिर्फ वोट मोदी जी को जाता है, बीजेपी को जाता है। और ये बैटरी इतनी खास है कि अगर आप लोग इसे निगल लें तो सिर्फ बीजेपी चिल्लाएंगे। लेकिन भाइयों, हम चुप नहीं बैठेंगे। हम लोगों ने एक प्लान बनाया है कि जब तक बैलेट पेपर से इलेक्शन नहीं होते हैं तब तक इस ईवीएम की बैटरी को हम लोग चार्ज करेंगे। लेकिन किससे? गधे के गोबर से बनाए गए गोबर गैस से। इस तरफ से गधे का गोबर डालो और उस तरफ से ईवीएम की बैटरी चार्ज होकर निकलेगी। और आपको पता है मेरा फेवरेट एनिमल गधा है, क्योंकि मैं बचपन में गधे के साथ बहुत खेलता था और अब यही गधा इस देश को बचाएगा। और दोस्तों, ये है असली मेक इन इंडिया। गोबर से गैस, गैस से बिजली और बिजली से लोकतंत्र। अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में ही स्वरा भास्कर का शौहर कह रहा था कि ईवीएम को चार्ज करके हैक किया जा रहा है क्योंकि बैटरी 99% दिखा रहा है। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब NCP गठ से 172 अणुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती। जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। मशीन में कमीशनिंग होती है, उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीज़ें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे। हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हों। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें CAPF भी शामिल होगी, मस्ट है। ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा। सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे। इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है। किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज़्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए,
फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया, उसको कितना दिखाएंगे? कौन दिखाता है इतना? बताइए, कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो। कौन है ये लोग और कहां से आते हैं ये? तो हम थोड़ा सीरियस नोट पे आते हैं। ये लोग भारत जोड़ो यात्रा जैसा कुछ करने वाले हैं ईवीएम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। अब ईवीएम हैक की थ्योरी है ना, ये लोग तभी चिल्लाते हैं जब इलेक्शन में ये लोग हार जाते हैं। जब लोकसभा के इलेक्शंस के रिजल्ट आए तब इनको बहुत खुशी हो रही थी कि इनको अच्छी सीट्स आई हैं और उस समय पे लोकतंत्र खतरे में नहीं था, ना ही ईवीएम हैक हुआ था। जब जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सीएम बने तब भी ईवीएम सही सलामत था। जब झारखंड में हेमंत सोरेन की गवर्नमेंट बनी तब भी ईवीएम सही सलामत, पर महाराष्ट्र में हारते ही ईवीएम हैक हो गया। तो इस हिसाब से तो बीजेपी वाले सबसे बड़े बेवकूफ हुए जिन्होंने झारखंड और जम्मू कश्मीर की ईवीएम हैक नहीं की। अरे सबको हैक करना चाहिए था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जम्मू की और झारखंड की ईवीएम अलग है और महाराष्ट्र की अलग, लोकसभा इलेक्शन की ईवीएम अलग है और स्टेट असेंबली की अलग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चैलेंज भी किया था कि जिसको लगता है कि ईवीएम हैक हो सकता है तो आओ और हैक करके दिखाओ, पर इन लोगों में से कोई भी हैक करने के लिए नहीं गया। एक तरफ आम आदमी पार्टी वाले डमी ईवीएम हैक करके दिखा रहे थे। ये लोग जितने खुद गवाह है उससे ज्यादा ये लोग जनता को समझते हैं। ये डमी ईवीएम तो कोई भी अपने घर पे प्रोग्राम करके अपने हिसाब से बना सकता है। एक आर्डिनो बोर्ड ले लो और उसको प्रोग्राम कर दो कि किस बटन को दबाने से किसको वोट जाएगा। ये लोग तो कुछ इस प्रकार से बातें करते हैं, सुबह में ईवीएम सही है, दोपहर में ईवीएम हैक हो गया, शाम को ईवीएम फिर से सही हो गया और रात को ईवीएम फिर से हैक हो गया। इनका ये जो ड्रामा है ना, ये अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि ये नेता तभी ईवीएम हैक के बारे में बोलते हैं जब ये लोग इलेक्शन हार जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से लात पड़ने के बाद भी इनका जो ड्रामा है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और ये लोग जो बोल रहे हैं ना कि बैलेट पेपर को हम सपोर्ट करते हैं, जरा याद कीजिए कि पहले बैलेट पेपर के ऊपर ही इलेक्शन होता था और बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे। कभी बैलेट पेपर को जला दिए जाते थे तो कभी डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। और इन सब चीजों के अगेंस्ट में जब लोगों ने आंदोलन शुरू किया ना, तब जाकर ईवीएम आया था ताकि इन सब चीजों से छुटकारा पाया जा सके। और इंडिया में तो इतना पॉपुलेशन है कि वोट को काउंट करने में ही कई दिन बीत जाएंगे। अभी हाल ही में यूएसए में बैलेट पेपर से इलेक्शन हुआ था, जिनकी पॉपुलेशन हमारे देश के ऑलमोस्ट एक स्टेट के बराबर है, फिर भी उनको कई दिन लग गए इस वोट को काउंट करने में। तो सोच लो कि हमारे देश के अंदर कितना टाइम लगेगा। और एक तरफ ये लोग ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और फेक न्यूज फैला रहे हैं, वहीं पे डोनाल्ड लू इंडिया में आ रहे हैं जो कि रेजिम चेंज एक्सपर्ट है। और इस बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड लू किस तरीके से अलग अलग देशों का तख्ता पलट करवाता है। और अब आप लोग संजय राउत की बात सुनिए कि वो आखिर क्या कह रहे हैं। और जनता कितने दिन तक चलाएगी? कभी ना कभी उनके सहनशीलता का अंत हो जाएगा। और जिस तरह से कल सीरिया से वहाँ के प्रेसिडेंट, क्या उनका नाम, बदर, देश छोड़ के भाग गया ना, भगाया लोगों ने, छोड़ के चल। कभी ना कभी इस देश में भी एक क्रांति हो सकती है। ये संजय राउत ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि जैसे इंडिया में अभी सीरिया जैसे सिचुएशंस क्रिएट करने की प्लानिंग चल रही है और देश भर में लोग अलग अलग नाम से प्रोटेस्ट करवा के तख्ता पलट करवाने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या संजय राउत हिंट दे रहे हैं या धमकी दे रहे हैं या फिर सिर्फ ये एक कोइंसिडेंस है? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।